नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दुनिया भर में बड़े बड़े राजनीतिज्ञों, धन कुबेरों, खिलाड़ियों और सेलिब्रिटीज की टैक्स चोरी के लिए, टैक्स हेवंस में पैसा छिपाने और शोर कंपनियां खोलने, अघोषित संपत्ति जुटाने और दिवालियों और दागियों के साथ व्यापारिक रिश्तों का बड़ा मामला सामने आया है। पंडोरा पेपर्स के नाम से जारी इस रिपोर्ट में भारत के भी 300 से ज्यादा लोगों के नाम हैं। इनमें उद्योगपति अनिल अंबानी, क्रिकेटर और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, अभिनेता जैकी श्रॉफ, बाइकॉन के अध्यक्ष किरण शॉ मजूमदार, गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी, कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया और कांग्रेस के दिवंगत नेता सतीश शर्मा के भी नाम हैं। इनमें से कुछ नाम तो ऐसे हैं जो पहले भी जारी हुए पनाम पेपर्स में शामिल थे। रिपोर्ट देखें। देश में काला धन कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। कम से कम पेंडोरा पेपर्स में हुए खुलासे से तो यही पता चलता है। एक नए खुलासे में उद्योगपति अनिल अंबानी, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और अभिनेता जैकी श्रॉफ समेत करीब 300 लोगों के नाम शामिल हैं। एक अखबार के मुताबिक रिलायंस एडीए ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी और उनके प्रतिनिधियों द्वारा टैक्स हेवंस में कम से कम 18 कंपनियां खोली गई। ये कंपनियां साल 2007 से 2010 के बीच बनाई गई थी। इसमें से 7 कंपनियों के जरिए कम से कम 1.3 अरब डॉलर का लेन देन किया गया। ये खुलासा इसलिए अहम है क्योंकि फरवरी 2020 में लंदन की एक अदालत को अनिल अंबानी ने बताया था कि उनकी कुल आय शून्य है। उनसे वसूली के लिए चीन के 3 सरकारी बैंकों ने उन पर मुकदमा किया था, जिसकी सुनवाई के दौरान उनका यह बयान आया था। अब इस खुलासे से स्पष्ट हो गया है कि अंबानी के पास विदेशों में कई ऐसी कंपनियां हैं जिसका इस्तेमाल टैक्स छिपाने के लिए किया जा रहा है और इसकी जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की गई है। पेंडोरा पेपर्स नाम से जारी हुए इस रिपोर्ट में इसी तरह भारत के सुपरस्टार क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद रह चुके सचिन तेंदुलकर और उनके परिवार का भी नाम सामने आया है। इससे पहले उनका नाम पनामा पेपर्स में भी सामने आया था। पनामा लॉ फर्म एल्कोगल के दस्तावेजों के मुताबिक तेंदुलकर, उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर और उनके ससुर आनंद मेहता सास इंटरनेशनल लिमिटेड के बेनिफिशियरी, ओनर और डायरेक्टर्स थे। यह कंपनी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में बनाई गई थी, जिसे टैक्स हेवन के नाम से जाना जाता है। इसी तरह भगोड़ा हीरा व्यापारी नीरव मोदी के जनवरी 2018 में भारत से भागने के 1 महीने पहले उनकी बहन पूर्वी मोदी ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में ट्राइडेंट ट्रस्ट कंपनी सिंगापुर के जरिए गठित एक ट्रस्ट के कॉर्पोरेट प्रोटेक्टर के रूप में कार्य करते हुए एक फर्म बनाई। दस्तावेजों से पता चला कि पूर्वी ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही थी कि 5 स्टार कंपनी के क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में उनकी जो कमाई होगी उसे ब्रुक टाउन में डाला जाएगा। पीएनबी घोटाले में नीरव मोदी की कंपनी 5 स्टार पर यह आरोप है। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के साथ पूर्वी को भी 13,600 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले मामले में आरोपी बनाया गया था। हालांकि अब वो सरकारी गवाह बन गई हैं। पेंडोरा पेपर्स नाम की जांच रिपोर्ट ICIJ यानी इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने दुनिया के 117 देशों के 150 से ज्यादा मीडिया संस्थानों के 600 से ज्यादा पत्रकारों के साथ मिलकर तैयार की है। 5 साल पहले भी इसी अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार संगठन ने पनामा पेपर्स नाम की रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें 500 से ज्यादा भारतीयों की काली कमाई का खुलासा हुआ था। अमिताभ बच्चन, खेमका, DLF ग्रुप के प्रमुख गेरी सिंह समेत कई बड़ी हस्तियों के नाम सामने आए थे। इन लोगों में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद को दिवालिया घोषित किया है। इनमें तो कई गिरफ्तार भी किए गए हैं, लेकिन लोगों के पास विदेश में अरबों की संपत्ति है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें रियल एस्टेट क्षेत्र में मुंबई स्थित व्यवसायियों का एक समूह भी शामिल है, जिन पर भारतीय बैंकों का 88,000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। दरअसल ये संपत्तियां टैक्स हेवंस में छुपाई गई हैं। अपने काले धन को छिपाने के लिए बड़े बड़े लोग टैक्स हेवंस का सहारा लेते हैं। टैक्स हेवन उन देशों को कहा जाता है जहां जमा संपत्ति पर ना
के बराबर कर लगता है और बैंकों को उनके क्लाइंट की जानकारी को गुप्त रखने का अधिकार दिया जाता है। या बैंकों के जमा किए काले धन के स्रोतों की जानकारी देना जरूरी नहीं है। विदेशों से काला धन लाने के नाम पर सत्ता में आई मोदी सरकार के कार्यकाल में हुए ये खुलासे बता रहे हैं कि काला धन कम होने के बजाय बढ़ रहा है और काला धन आने के बजाय बैंकों को चूना लगाकर भागने वालों में से किसी की भी वापसी नहीं हुई है। बहरहाल इस रिपोर्ट को हानि का एक चावल भर समझा जा रहा है। जब पूरा पेंडोरा बॉक्स खुलेगा तब बहुत बड़े बड़े खुलासे होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट ABN। चलिए आज जिस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। RK मिश्रा जी हमारे साथ हैं, लीडर हैं बीजेपी के। ज्ञान रंजन जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, और साथ ही साथ अश्वनी राणा जी हमारे साथ है, बैंकिंग एक्सपर्ट हैं। TK राजलक्ष्मी जी हमारे साथ है, सीनियर जर्नलिस्ट है। आप सभी का बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम अश्वनी राणा जी के साथ ही करेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि हमने रिपोर्ट में ये बताने, ये समझाने की कोशिश की है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और आखिर किस तरह से इस पूरे मामले को अंजाम दिया जाता है, हेवेंस में पैसा कैसे छिपाया जाता है और किस तरह से इसे अंजाम दिया जाता है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ अश्वनी राणा जी भी जुड़े हुए हैं, तो उनसे ही सबसे पहले इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर, ये क्या है पूरा मामला और किस तरह से टैक्स चोरी का पैसा विदेशों में जमा कराया जाता है? क्या इसके पीछे वजह होती है, क्या इसका प्रोसीजर होता है, सबसे पहले हमें बताइए। देखिए, ये जो नई एक जानकारी पेंडोरा बॉक्स के नाम से आई, पेपर के नाम से आई, ये तो देश में पहली बार ऐसा जानकारी नहीं मिली है। 2015 में भी इस प्रकार की जानकारी पनामा के नाम से आई थी, ठीक है, लेकिन इस प्रकार के काम है वो इस देश में बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन सरकार मुझे लगता है उसको रोकने में नाकाम है। शेल कंपनियां बाहर खोलकर हवाला से पैसा जो है उन कंपनियों में भेजा जाता है, उन कंपनियों के थ्रू वहां पर इन्वेस्ट किया जाता है, उन कंपनियों के थ्रू बाकी शेयर मार्केट में लगाया जाता है, जो ट्रस्ट है वहां लगाया जाता है, ऐसे कंट्रीज में जहां पर कोई टैक्स नहीं है। दुर्भाग्य है कि इस देश में जहां पर जो इनकम टैक्स पेई है, जो सर्विस क्लास है, उसकी सैलरी से इनकम टैक्स काट लिया जाता है, और जो बड़े बड़े इस प्रकार के नाम है जिनकी पूरे समाज में इतनी बड़ी इज्जत होती है, उनको पूरे सिर पे बिठाया जाता है, वो लोग अपने देश के साथ इस गद्दारी कर रहे हैं, मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि सरकार को इस चीज की जो एक उन्होंने कमेटी तो बना दी है, लेकिन 2015 में भी आने के बाद कुछ नहीं हुआ, स्विस बैंक की रिपोर्ट आने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि अगर देश का पैसा बाहर जाता रहेगा तो उसका 2 गुना नुकसान होता। यहाँ पर उसका टैक्स नहीं मिलता, यहाँ पर उसकी जो देश की तरक्की है उसमें वो उसका योगदान नहीं होता। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई भी करनी चाहिए, तो जो पैसा बाहर गया है उसको भी लाना चाहिए। और मुझे लगता है कि इनकम टैक्स के स्लैब में भी सरकार को कुछ परिवर्तन करना चाहिए कि आप जितना मर्जी कमाओ, लेकिन थोड़ा सा टैक्स जो है आप सरकार को देते रहो। तो मुझे लगता है कि ऐसे कुछ रिफॉर्म इनकम टैक्स में जरूर बिल्कुल किए जाने चाहिए। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। मिश्रा जी, सवाल अब इस बात को लेकर, जिस बात का जिक्र अभी सर कर रहे थे कि सरकार इस मामले में नाकाम साबित हुई है, क्योंकि देश का पैसा अगर बाहर जा रहा है तो उस पैसे को रोकने के लिए अब सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी के तौर पर इसे देखा जा सकता है। कितना इत्तेफाक रखते हैं मिश्रा जी इससे? जी ने बहुत अच्छा एक ब्रीफिंग किया है, इसके तौर पर स्टेप बाय स्टेप टेक्निकल चीज बताया है। लेकिन जहां तक सरकार आप जैसे कहा आपने नाकामी की बात, निश्चित तौर पर इसको नाकामी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब आपके सत्ता जब थी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व आप समझ सकते हैं कि उन्होंने वहां पर जीरो भ्रष्टाचार पर चाहे जीरो मतलब हर एक ऐसी चीजें आपको लगता है जो कि देश के लिए कोई सकारात्मक किसी तरह का कदम अगर उठता है तो जीरो टॉलरेंस रहा। अब आप देखिए जो कि विजय मल्ल्या के केस में चाहे नीरव मोदी के केस में, तो निश्चित तौर पर एक कंटिन्यू प्रोसेस। अब जो एक जड़ 70 सालों से बिल्कुल वहां पर चली आ रही है, उसको एक इंस्टिंक्ट अगर कहेंगे जो कि खत्म हो जाएगा, ऐसा तो है।
ये कंटिन्यू प्रोसेस है। और जहां तक बात है मोदी जी की, तो निश्चित तौर पर उन्होंने जीरो टॉलरेंस जो रखी है, तो निश्चित तौर पर अभी भी वो कंटिन्यू है, चाहे कोई भी हो। लेकिन हाँ, उसमें जैसे आपने कहा, जैसे अस्मित ने कहा कि अभी ऐसे चीज में बदलाव होनी चाहिए, जो टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे कोई भी हो। अभी जैसे पहले पनामा पेपर की बात आई थी, चाहे अभी आप पेंडोरा वाला नहीं सर, ये कहा जा रहा था कि नोटबंदी के बाद काले धन पर लगाम लगेगी, खत्म कर दिया जाएगा काला धन, लेकिन यहाँ पे तो लगता है कोई फायदा हुआ है। नेहा जी देखिए, ये कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो कंटिन्यू प्रोसेस है, एक जो जड़ बिल्कुल 70 सालों से अंदर बैठी हुई है, उस जड़ को उखाड़ने के लिए निश्चित है, जो कि आप अगर कहेंगे 6 से 7 साल के अंदर में ये सारी चीजें हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, ये चीज नहीं है। ये कंटिन्यू प्रोसेस है, और कंटिन्यू प्रोसेस के अंदर में अगर आप कहेंगे कि मोदी जी ने निश्चित तौर पर जो है, तो मोदी जी जो है केंद्र सरकार में है, तो निश्चित तौर पर वहां पर जिस तरह की उनकी प्रोसेस है, जिस तरह की उनकी क्रियाशैली है, इसमें इस चीज को टॉलरेट नहीं किया जाए। आपने देखा जो कि जय माल्या वाला जो केस है, वहां पर भी किस तरह से स्टेप बाय स्टेप वहां पर उसको प्रत्यर्पण के लिए पूरी तरह से सरकार अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। नीरव मोदी वाला भी केस अगर देखेंगे, वहां पर भी आपने देखा होगा, चाहे आप देखिए। ठीक है, सरकार अपने लेवल पे पूरी कोशिश कर रही है। ज्ञान रंजन जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि उसके बावजूद भी जो काला धन है उस पर लगाम नहीं लग पा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के दिवंगत नेता का भी इसमें नाम निकल के सामने आया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सचिन तेंदुलकर का नाम भी निकल के सामने आया है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, यानी कि कांग्रेस के नेता भी इसमें संलिप्त दिखाई दे रहे हैं। ज्ञान रंजन जी, जो इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंस्टीट्यूट जनरल्स ने जो ये निकाला है, लगभग 2 साल से काम इस पे कर रहे थे, और लगभग इन्होंने फाइंड आउट किया कि 300 के करीब इंडियन पर्सनालिटीज इन्वॉल्व नहीं, और ये 300% इन्वॉल्व है। उस समय की बात आ रही है जब 2018 से चला आ रहा है कहानी। आपने देखा होगा जब सत्ता परिवर्तन 2014 में हुआ था, तो इन जो बीजेपी जो केंद्र में अभी शासित है, उन्होंने यही दिया था, काला धन को वापस लाएंगे और स्विस बैंक में जितने भी पैसे जमे हैं, जितना भी ब्लैक मनी जमा है, उसे हम ला के अपने लोगों में, देश के हर एक नागरिक को 15-15 लाख रुपए देंगे, जो कि एक बहुत बड़ा जुमला साबित हुआ। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, नीरव मोदी के नाम से इन्होंने अपनी डिबेटिंग स्पीच को खत्म किया था। नीरव मोदी इसी पेंडोरा बॉक्स में अगर देखो जाए तो 1 महीने पहले जब वो भागते, उससे पहले उनकी सिस्टर एक थी, जो उन्होंने ये सारा जो केस मामला उसमें संलिप्तता पाई गई है इस पेंडोरा बॉक्स के तहत। नीरव मोदी जब वो जर्मनी गए तो उस समय से उनके पीछे पीछे गया, उनके साथ वो देश से निकला। तो जब से भागने की प्रक्रिया शुरू है 2014 से, चाहे वो विजय माल्या हो, चाहे वो आपके नीरव मोदी जी हो, चाहे अनिल अंबानी जी की बात कर लीजिए, आप किसी भी बैंक में आप जाके कहते हो कि हम बैंकरप्ट हैं, और आप तो 1.3 अरब डॉलर का निवेश 18 कंपनियों में आप बाहर में करते हैं, और तो देश को आप गुमराह कर रहे हो। जिसको उन्होंने प्रोजेक्ट दिया डिसॉल्ट, आपने देखा होगा फ्रेंच कंपनी के जो हमारा जो लैग है उसका साथ उन्हें डिफॉल्ट कंपनी के साथ जो चाहिए किया अनिल अंबानी जी को दिया गया। अगर इतने बड़े वो बैंकरप्ट थे तो कैसे दे देगा बिना एक्सपीरियंस। और उसमें भी आपने देखा कितना बड़ा स्कैम है, जो 500 की चीज है 5000 करोड़ में बनाई गई है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि केंद्र में बैठी की जो सत्ता है उसमें इनको जन अधिकार, जन सहकार मिश्रा जी जल्दी से कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से अपनी बात रखिए, इसके बाद राजलक्ष्मी जी करेंगे। बस मैं यही लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ नेहा जी की, ये बहुत ही इसमें सरकार अगर कोई स्टेप लेती तो बहुत सीरियसली ले, तो जुमला साबित ना करे। ठीक है, हर बात जुमला साबित हुई है बीजेपी की। ठीक है मिश्रा जी, जल्दी से बात रखिए अपनी। ऐसा है जो कि जिस समय की बात आप ये कह रहे हैं, नीरव मोदी या विजय माल्या की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात होती थी, तो कांग्रेस बिल्कुल भ्रष्टाचार जहाँ पर ये कैसी बात कर रहे हैं? क्या अभी भ्रष्टाचार बंद हो गई है? आपने दावा किया था नोटबंदी का, आपने एक सोल्यूशन निकाला। प्लीज मिश्रा जी, आपने बात को समझिए, आप बोल नहीं सकते, गाना नहीं गा सकते तोता की तरह की 70 साल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वो किया है 70 साल में। आप एक चीज बताइए, आप बेच रहे हैं, आपने एक चीज नया बना नहीं और बेचे हैं, 70 साल की दुहाई दे रहे हैं। आज जिस जगह पे आप बैठ के बात कर रहे हो 70 साल का गया हुआ है, जिस टेक्नोलॉजी से आप बात कर रहे हैं राजीव गांधी का वो देन था, और आप बात करते हैं 70 साल
आप एक बताइए, इसको कल दुहाई देनी है आपको तो आप नीरम, वो चाहते हैं पॉलिसी और आया कि हम लोग क्या बंदी था? से काला बाजारी बंद करेंगे तो क्या हो, काला बाजारी बंद हुई, काला धन कोशिश वापस आया, ठीक है। बढ़ा। ये एक कौन सा चीज सिस्टम है? बताइए, इसको 500 ठीक है, हजार ठीक है, के 2000 ठीक है का राजलक्ष्मी जी, ठीक है सर, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, ठीक है राजलक्ष्मी जी, सवाल इस बात को लेकर है, ऐसे नहीं होगा सर, मिश्रा जी ऐसे नहीं, एक एक करके अपनी बात रखिए। राजलक्ष्मी जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि तमाम सरकार दावे करती है कि काले धन पर लगाम लगाएंगे, और ये एक प्रमुख मुद्दा था जब 2014 में भाजपा की सरकार बनी थी, एनडीए की सरकार बनी थी। ये कहा गया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम जो काले धन है उस पर लगाम लगाएंगे। नोटबंदी भी इसमें से एक प्रमुख वजह थी काले धन पर लगाम लगाने के लिए, लेकिन नहीं हुआ कोई फायदा। कैसे लगेगी काले धन पर लगाम, और इसके लिए कौन दोषी है? नहीं, आप सही कह रहे हैं कि जो है सरकारों ने ये दावा किया था, लेकिन 2014 में खासकर बीजेपी ने और उनके घोषणा पत्र में भी था कि वो काला धन वापस ले आएंगे, और ये जो नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में ये बात कही गई थी। ये और तो इसीलिए स्पष्ट रूप से अगर किसी ने अगर दावा किया था कि वो काला धन वापस लाएंगे, वो बीजेपी ने किया था, और खासकर नरेंद्र मोदी जी ने किया था अपने चुनावी भाषणों में और रैलियों में, और उनकी और बीजेपी के घोषणा पत्र में भी था। लेकिन जैसा अन्य स्पीकरों ने भी कहा कि 2015 से जो है जब सबसे पहले स्विस लीक्स हुआ, और उसमें करीब फ्रेंच अथॉरिटीज ने करीब 195 उन्होंने नाम दिए इंडियन क्लाइंट के, HSBC क्लाइंट के, उन्होंने जो है नाम दिए अकाउंट होल्डर्स। टोटल HSBC अकाउंट होल्डर्स में इतने जो है इंडियन अकाउंट होल्डर्स थे, उसमें उन्होंने सरकार को नाम दिए, जिसमें जो है इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, जो कुछ नाम अभी कुछ लोगों ने उनके नाम गिनाए, वो भी थे, डायमंड मर्चेंट्स थे, और पॉलिटिशियंस भी थे, और एक SIT भी गठित हुई थी सुप्रीम कोर्ट के तहत। लेकिन अल्टीमेटली सवाल तो ये उठता है ना कि एक्शन क्या हुआ, एक्शन क्या लिया आपने? घोषणा किया आपने, जो है नोटबंदी ठोककर लोगों को जो बरगलाया कि हम जो है पैसा वापस लाएंगे, काला धन वापस लाएंगे, लोगों को जो लाइनों में खड़ा किया, इतने सारे लोग मर गए उसकी वजह से, इतने लोगों की नौकरियां गई, बहुत नुकसान हुआ, इकोनॉमी को भी नुकसान हुआ। लेकिन काला धन तो वापस आया नहीं। उसके बाद पनामा आता है, उसके बाद ये पंडोरा आता है, ठीक है। अब अल्टीमेटली अब मतलब इतने सारे खुलासे हुए, लेकिन एक्शन कहाँ हुआ? आप कितने लोगों के पीछे गए, कितने लोगों को आपने समन किया, कितना आपने जो है रिकवर किया ब्लैक मनी? अल्टीमेटली ये देखा जाता है ना, सिर्फ घोषणा कर देना, घोषणा सिर्फ घोषणा ही बन के रह जाएगी या फिर उस पर एक्शन भी होगा? बिल्कुल ठीक है, इसमें चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे। मिश्रा जी, इस पे एक्शन क्या हुआ जिस बात का जिक्र अभी राजलक्ष्मी जी कर रही थी? वादे तो बहुत हुए। नेहा जी, मैं एक चीज कह रहा हूँ, जैसे राजलक्ष्मी जी ने भी कहा है, निश्चित तौर पर देखिए जब 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आया हुआ था, मोदी जी जब आए थे, तो वहां पर उन्होंने जिस तरह से लास्ट कम से कम 4 साल के अंदर में कम से कम 69,350 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी की रिकवरी हुई थी, पहली बात। दूसरी बात, जो IT डिपार्टमेंट है वो उसने डिटेक्ट किया था 13,374 करोड़ रुपए का। तो निश्चित तौर पर देखिए ये जो प्रोसेस है, इन्होंने हालांकि मैनिफेस्टो में आया था और बिल्कुल ब्लैक मनी के ऊपर में आया था, जो कि ब्लैक मनी एक पूरी तरह से डिक्लेयर थी उस मैनिफेस्टो में, जो कि हम ब्लैक मनी को रिकवर करके लाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है, सर लाए या नहीं लाए, और लाए तो कहाँ लगाया? सर देश की अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रही है, आप कह रहे हैं बाहर से काला धन ले आएंगे, सर कहाँ है काला धन? मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि जिस जो रिपोर्ट है वो है, उसमें लिखा हुआ है 78,050 करोड़ जो ब्लैक मनी का रिकवरी हुआ था, पहली बात। दूसरी बात, जो IT डिपार्टमेंट है उन्होंने 13,374 करोड़ रुपए का डिटेक्ट किया था उसमें ब्लैक मनी का। तो ऐसा नहीं है जो कि उसमें उन्होंने स्टेप नहीं लिया, वो ऐसा नहीं है अभी कदम नहीं उठाया, बिल्कुल कदम उठाया उन्होंने। लेकिन जहां तक बात है, अभी हमारे मित्र कह रहे थे जो कि उन्होंने जो है तो ये 4 साल के अंदर में और 5 साल के अंदर में, मैं कह रहा हूँ चाहे नीरव मोदी हो चाहे विजय माल्या हो, इसको कर्ज किसने दिया था? कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लिया जाता था बैंक से, ये किसने किया था? ये किसके समय काल में हुआ था? क्या 70 सालों में 2G 3G ये ब्लैक मनी कहाँ से ये सब सारे हुए? सर हम तो हाल फिलहाल की बात कर रहे हैं ना सर।
मिश्रा ये जी, हाथ कोई फिलहाल एक की बात दिन की करिए बात, ना। नेहा जी ऐसा है, एक दिन की तो बात है नहीं, ये 2 दिन की तो बात है नहीं, ये तो ज्ञान बिल्कुल रंजन जी, ऐसा डर था जो कांग्रेस में ब्लैक मनी को ये 1-2 जिस दिन तरह की से, बात नहीं है, ये तो बहुत पहले से जमा होता हुआ आ रहा है, उजागर अब हुआ मैं है। कहाँ कह रहा हूँ, मैं बहुत पहले से होता आ रहा है, ठीक है, सुन लेते लेकिन मोदी जी ने इस हैं। चीज को स्पष्ट करके, इस चीज को स्पष्ट करके उन्होंने ये कहा और अपने मैनिफेस्टो में लाए, अपने मैनिफेस्टो में ला करके उन्होंने रिकवरी का जो प्रोसेस है ज्ञान रंजन, ठीक कंटिन्यू है, है वो, ठीक और है। ऐसा नहीं है जो कि उन्होंने छोड़ दिया ज्ञान है रंजन जी की आवाज मैनिफेस्टो को, दीजिए। वो कंटिन्यू लगातार उस प्रोसेस के ऊपर में उसके उनके कदम बिल्कुल चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। ठीक है, जल्दी से ज्ञान जी जल्दी से बात रखिए अपनी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रोसेस ऑफ ब्लैक मनी की जो रिकवरी की बात करें, दैट इज द प्रोसेस, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोसेस फॉलो किया, ना कि वो जिन्होंने मोदी जी ने कहा था कि स्विस बैंक में जो जमा है उस पैसों को लेके आए। पहली बात, पहले मिश्रा जी आप सुन लीजिए, थोड़ा शांति, आपकी बातों को मैंने सुना। और दूसरी बड़ी बात, जिन्होंने बात कर रही थी 2014 से, जब विजय माल्या, नीरव मोदी जब इनके साथ ही निकल के जाते थे और इनसे मिल के गए, इनको बता के गए, इनके बड़े नेता जो आज दिवंगत थे, आज नहीं रहे हमारे बीच, अरुण जेटली जी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, उनसे मिलके बता के गए क्लीन पैसेज करके बता रहे हैं। और नोटबंदी की बात करते हो आप, नोटबंदी में कितने लोग लाइन में लगे और कितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट के लोगों का प्रॉब्लम हुआ, किसी का नहीं, सिर्फ गरीब और जो जुमले गरीब और मुस्लिम थे, वो जो बीपीएल से लोग थे, उन लोगों ने लाइन में लगा, जिनके कहने थे। उसके बाद सरकार बनी है ना, 2000, उसी तो मैं कह रहा हूँ 2014 की बात सरकार बनी, उसी की तो बात कर रहा हूँ कि क्या हुआ, लाइन में जो लगे वो कैसे मरे, क्या हुआ, कैसे जनधन योजना में जो पैसे उन्होंने इकट्ठा कराए, कॉर्पोरेट लॉबीज को लॉ में फाइन किया। अश्विनी राणा जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, जो बाहर विदेशों के बैंकों में जमा है जो काला धन भारत का, उसे, सर मैं आऊंगी आपके पास, मिश्रा जी 1 सेकंड होल्ड करिए। जो बाहर के देशों में जो काला धन है उसे भारत में लाना कितना मुश्किल है, क्या कुछ चुनौतियां फिलहाल भारत के सामने हैं इसको लाना वापस? अलग अलग बैंकों के साथ जो संधि है सरकार की, उसमें बहुत सारी अड़चने हैं। स्विस बैंक ने भी पिछले साल भी कुछ डिटेल, इस साल भी वो देने वाले हैं, लेकिन वो डिटेल जो देते हैं सरकार ने उसको उजागर नहीं किया, और उजागर नहीं करेंगे तो पता नहीं लगेगा कि कौन चोर है, कौन टैक्स चोरी कर रहा है, किसने ब्लैक मनी वहां जमा किया है। पहले तो सरकार को वो बताना पड़ेगा कि किन किन लोगों के नाम है, और फिर उस जो टैक्स संधि की है, जहाँ कुछ अगर प्रॉब्लम है तो उन प्रॉब्लम को खत्म करके नए सिरे से उसको टैक्स को सरकार के साथ समझौता करना पड़ेगा, ताकि वो पैसा को लाया जा सके। पैसा लाना बाहर से इतना आसान नहीं है। जिन लोगों ने बाहर पैसा भेजा है उनको भी पता है कि उनका पैसा वहाँ सुरक्षित है। बहुत सारे ऐसे, चाहे टॉक्सी हो, उन्होंने छोटे छोटे आइलैंड है, वहां पर जाके वो सिटीजनशिप ले ले पैसा देकर। जब वहाँ वो सिटीजन बन गया तो वहां से उसका पैसा यहाँ लाना कितना मुश्किल है। 2015 का भी जो पनामा पेपर्स के नाम जो आए, सरकार ने क्या उसके ऊपर कार्रवाई अभी तक पता नहीं चला। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर नतीजा वही ढाक के 3 पात है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में इतना ही, नमस्कार।